हाँ सर। अब इसमें पढ़ेंगे हम मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र। ठीक है। हाँ सर। मानव भूगोल, प्रकृति व विषय क्षेत्र। देखो इसमें अर्थ दे रखा है, भूगोल पृथ्वी की भौतिक एवं मानवीय तत्वों का अध्ययन करता है। भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं होती है। कितनी शाखाएं होती है भूगोल की? दो दो। शाखाएं है ना। दो। हाँ, हाँ सर। एक है भौतिक भूगोल और दूसरी है मानव भूगोल। ये जो नोट्स वाली बताया था ना मैंने, वो है, ये है ना। मतलब हाँ इनको सर। अगर सही ढंग से समझ लिया तो फिर किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बिल्कुल। किताब के अंदर से बने हुए नोट्स पूरी है। तो मानव भूगोल के अंतर्गत निम्न तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। पहला है भौतिक व सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन। पहला टॉपिक है इसका, सर था भौतिक क्या और बात कर। क्या कह रहा है? सर आवाज कट रहा है क्या? हाँ, वो तो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से सारी चीज आवाज कट रहा है। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो रिकॉर्ड में आ जाएगी कंप्लीट, फिर है ना, सही आवाज आ जाएगी रिकॉर्ड के अंदर। हाँ सर। भौतिक व सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन। दूसरा बिंदु है इसमें, स्थान विशेष पर घटित होने वाली मानवीय परिघटनाओं के वितरण व उनके घटित होने के कारणों का अध्ययन। और तीसरा तथ्य है इसके अंदर, विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करना। तो ये मानव भूगोल के अंतर्गत इन चीजों का अध्ययन किया जाता है। एक तो भौतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन करना, और दूसरा है स्थान विशेष पर घटित होने वाली मानवीय परिघटनाओं के हाँ वितरण और उनके घटित होने के कारणों का अध्ययन करना। यानी किसी भी स्थान पर कोई घटना घटित होती है तो मानवीय परिघटनाओं के वितरण, यानी मनुष्य से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है उनका वितरण और उनके घटित होने के कारणों का अध्ययन करना, है ना। हाँ सर। और तीसरा है विश्व के विभिन्न भागों में मानव से संबंधित सामाजिक और आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना, विभिन्नताओं का अध्ययन करना। आगे है ये अ, मानव भूगोल की परिभाषा। मानव भूगोल की परिभाषा में पहली है, एक, मानव समाज और पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना, ही क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। हाँ यानी मनुष्यों का समाज में रहना और उनके आसपास का जो पर्यावरण होता है, उनके बीच का जो पारस्परिक संबंध होता है, आपसी संबंध होता है, इन सब चीजों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। मानव भूगोल बिल्कुल में मनुष्य और उसके पर्यावरण के मध्य परस्पर संबंधों तथा उससे उत्पन्न भूदृश्यों एवं तथ्यों का अध्ययन करना, ये सब सम्मिलित रहता है मानव भूगोल के अंतर्गत, है ना। तो इसमें प्रमुख परिभाषाएं है, पहली है रेटजेल के अनुसार। ये
परिभाषा है मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। दूसरी परिभाषा है इसकी, जो मुख्य परिभाषा है वही दे रखी है यहाँ पर सिर्फ, ये एलन सैंपल के अनुसार है, जो रेटजेल की शिष्य है, ये अमेरिका की भूगोलवेत्ता, इसने दी है परिभाषा मानव भूगोल की। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का, यानी बदलते हुए संबंधों का क्या है, अध्ययन है मानव भूगोल। और तीसरी मुख्य परिभाषा है इसकी, विडाल डिला ब्लास के अनुसार, इसने दी है परिभाषा इसकी, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञानी क्या है, मानव भूगोल है। तो ये मुख्य परिभाषाएं है मानव भूगोल की। अब मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत निम्न तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। जीन ब्रुन्स के अनुसार भूगोल की प्रकृति का केंद्रीय बिंदु वह स्थान है जहां पर मानवीय क्रियाएं संपन्न होती है। जीन ब्रुन्स के अनुसार भूगोल की प्रकृति का केंद्र बिंदु क्या है, जहां पर मनुष्य क्रियाएं संपन्न करता है, जिसमें ये 2-3 प्रश्न सामने आते हैं, कहाँ, कब और कैसे। जैसे विज्ञान में होता है ना, वैसे ही भूगोल में भी इस तरह के प्रश्न रहते हैं, कहाँ, कब और कैसे। इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है भूगोल के अंदर। जैसे भूकंप या ज्वालामुखी को देख लो तुम, कहाँ आया भूकंप, कब आया और कैसे आया है, तो ये एक तरह का विज्ञान है भूगोल भी। ये प्रश्न पैदा होते हैं भूगोल के अंदर और इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। विभिन्न प्रदेशों के पारिस्थितिकी समायोजन और प्रादेशिक संगठन का अध्ययन ही मानव भूगोल का उद्देश्य है। पारिस्थितिकी समायोजन, इसका अर्थ है मानव द्वारा वातावरण को अपने अनुकूल बनाकर समग्र विकास प्राप्त करना। पारिस्थितिकी समायोजन का मतलब क्या है, वातावरण को मनुष्य अपने अनुसार बनाकर उससे विकास प्राप्त करता है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी समायोजन, एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट। मानव ये विकास वातावरण के साथ अनुकूलन व रूपांतरण की क्रिया द्वारा करता है। मानव भूगोल में क्षेत्र संगठन से तात्पर्य जनसंख्या, प्रदेश व संसाधनों के उपयोगी रणनीति से है। मानव भूगोल में मानव तथा वातावरण का विश्लेषण और उनके पारस्परिक क्रियाशील संबंधों का प्रादेशिक अध्ययन होता है। इस विचारधारा में मानव वर्ग की स्थिति प्राकृतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण और प्रादेशिक व्यवस्थापन के केंद्र में दिखाई गई है। और इन सबको क्या कहते हैं मानव भूगोल में, पारस्परिक संतुलन के घटक। ये 3 चीजें हो गई ना इसके अंदर, प्राकृतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण और प्रादेशिक व्यवस्थापन। तो इन सबको मिलाकर त्रिसंतुलन घटक कहते हैं। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र व्यापक है। हंटिंगटन ने मानव भूगोल की विषय वस्तु को कितने भागों में बांटा है, यहाँ पर 2 भागों में।
एक तो भौतिक दशाएं और दूसरी मानवीय दशाएं या अनुक्रियाएं। यानी भूगोल के जितने भाग होते हैं ना उसके हिसाब से बांटा है इसने। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में जो जिन चीजों का अध्ययन करते हैं ना अपन, उसके अनुसार एंटरगेटर ने मानव भूगोल की विषय वस्तु को भी दो भागों में बांट दिया है। एक तो भौतिक दशाएं, जिसमें भौतिक चीजों का अध्ययन किया जाता है, और दूसरी मानवीय क्रियाएं, जिसमें मानव से संबंधित सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है। जैसे भौतिक दशाओं के अंतर्गत जलवायु, चावच, अफवाह प्रणाली और प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। और मानवीय क्रियाओं में पृथ्वी तल पर मानव निर्मित लक्षण जैसे जनसंख्या, मानव बस्तियां, कृषि, उद्योग, परिवहन आदि का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि सब चीजें मनुष्य से जुड़ी हुई है, मानव से संबंधित है सारी चीजें। तो मानवीय अनुक्रियाओं के अंतर्गत इन सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो ये चीज याद रखना, हंटिंगटन ने मानव भूगोल की विषय वस्तु को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में, है ना? दो भाग। हाँ। मुख्य रूप से मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत निम्न 6 तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है। पहला है जनसंख्या और उसकी क्षमता। दूसरा प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। और तीसरा सांस्कृतिक वातावरण। चौथा कालिक अनुक्रम। पांचवा समायोजन तथा प्रादेशिक संगठन। और छठा है दूसरे प्रदेशों से संबंध रखना। अब इनके बारे में थोड़ी डिटेल दे रखी नीचे। जनसंख्या और उसकी क्षमता। मानव भूगोल जनसंख्या के वितरण, प्रवास, अधिवास और उसकी प्रजातिगत सामाजिक संरचना का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विवेचन करता है। पहला टॉपिक क्या है? जनसंख्या और उसकी क्षमता, है ना? तो इसमें जनसंख्या का वितरण, प्रवास, यानी जनसंख्या कौन कौन से क्षेत्रों में प्रवास करती है, और उसके अधिवास का प्रकार कैसा है। जैसे बस्तियों का बसावट का टाइप होता है ना, एक पाठ आएगा आगे, उसमें होगा अधिवास और प्रवास के प्रकार। तो उसमें डिटेल में समझ में आएगा इस चीज के बारे में। उनकी प्रजातिगत सामाजिक संरचना, यानी मनुष्य की प्रजातियां किस प्रकार की होती है। प्रजाति वाला पाठ भी है एक, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है। तो इन सब चीजों के बारे में इस चीज में अध्ययन किया जाता है, जनसंख्या और उसकी क्षमता के अंतर्गत। दूसरा बिंदु इसमें प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। तो मनुष्य जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन, जैसे भूमि, जल और खनिज आदि का अध्ययन करना, ये सब चीजें उस प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों के श्रेणी में आते हैं। इन चीजों का अध्ययन किया जाता है उसमें। ये प्राकृतिक संसाधन में आते हैं ना, भूमि, जल और खनिज आदि। हाँ। तीसरा है इसमें सांस्कृतिक वातावरण। मनुष्य जहाँ पर रहता है उस क्षेत्र में जो जो चीजें होती है, जैसे जनसंख्या, मानव बस्तियां, कृषि और विनिर्माण उद्योग, उद्योग धंधे, कल कारखाने वगैरह होते हैं ना जो, और कुटीर उद्योग वगैरह, और परिवहनों का अध्ययन, परिवहन के साधन वगैरह, ये जितने भी मतलब मनुष्य से संबंधित चीजें होती है उसके आसपास के क्षेत्र में, उन सब चीजों का अध्ययन होता है। उसका सांस्कृतिक वातावरण कहलाता है। रहन सहन, खान पान वगैरह सब आ जाता है इसके अंदर, सांस्कृतिक वातावरण के अंदर। चौथा है इसमें अनुक्रम। समय के साथ मानव और पर्यावरण के बीच बदलते अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है इसमें। और पांचवा बिंदु है समायोजन और प्रादेशिक संगठन। मानव भूगोल के अध्ययन के दो पक्ष हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और भविष्य के परिप्रेक्ष्य में। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पृथ्वी तल पर मानव द्वारा संपादित विभिन्न क्रियाओं और उनमें भिन्नताओं के कारणों का अध्ययन करने के साथ ही
उपलब्ध संसाधनों का समाज के विभिन्न वर्गों में वितरण, उपयोग और संरक्षण करना मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। और भविष्य के संदर्भ में देखें तो संसाधनों के अतिदोहन के कारण प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न होना हो गया है, जिस कारण वातावरण अवनयन और पर्यावरण प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई है। अतः संतुलित विकास के लिए वातावरण नियोजन मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है। यानी किस प्रकार से वातावरण को बिगड़ने से बचा सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है भविष्य के संदर्भ में। जैसे संसाधनों का ज्यादा दोहन करने के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है और पर्यावरण प्रदूषण प्रदूषण जैसी होता है। गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। और इसके कारण कई सारे प्राकृतिक प्रकोप भी पैदा हो जाते हैं, जैसे भूकंप आना, ज्वालामुखी विस्फोट वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं ना। तो ये सब हाँ सर। चीजें इसके भविष्य के संदर्भ में बताई गई है, समायोजन और प्रादेशिक संगठन के अंतर्गत। और इसका लास्ट बिंदु है अन्य प्रदेशों से संबंध रखना। अब वो किन चीजों के बारे में, जैसे आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से और राजनीतिक संबंधों की दृष्टि से दूसरे प्रदेशों से कैसा संबंध रहता है मानवों का। इसमें देखो, इसके अंतर्गत मानव का पृथ्वी के विभिन्न प्रदेशों से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब है मानव भूगोल का विकास। मानव भूगोल का विधिवत विषय के रूप में विकास एवं अध्ययन 19वीं सदी में आरंभ हुआ, जब जर्मन भूगोलवेत्ता रेटजेल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी का प्रकाशन 2 खंडों में किया था। पहला खंड 1881 में और दूसरा 1891 ईस्वी में। ये कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, रेटजेल की पुस्तक का क्या नाम है ना। लगभग हर एग्जाम में आता है ये प्रश्न। तो इसकी पुस्तक का नाम क्या है? एंथ्रोपोजियोग्राफी। याद रह जाएगा क्या? हाँ। एंथ्रोपोजियोग्राफी है ना। अब आगे देखो, इसमें जर्मनी के बाद फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका में मानव भूगोल की नवीन विचारधाराओं का विकास हुआ। मानव भूगोल की विकास अवधि को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। जो प्राचीन काल है, ये प्रारंभ से 7वीं शताब्दी तक इसका समय रहा, और मध्यकाल का 8वीं से 18वीं सदी तक, और आधुनिक काल 18वीं सदी से वर्तमान तक चल रहा है अभी। हिंदी में भी पढ़ते होंगे तुम ऐसा, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल का, है ना। उसमें आधुनिक काल के पहले एक और आता है, उत्तर मध्यकाल। प्राचीन काल, मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। इसमें डायरेक्ट मध्यकाल के बाद में आधुनिक काल आ गया, यानी मध्यकाल के अंतर्गत ही सम्मिलित कर दिया दोनों कालों को। 1 मिनट में आ रहा हूँ, देखो रुको 1 मिनट। मत पड़ा रहा।
छोटे તારા બે ટકરી જો કરે મારા નાટક મારા જીઓ को છે ફૂલ નેટવર્ક આવું છે મારા બે આવત ને યાર ટકરી જો 12 4 રે સહી सिम तोड़ मांग जियो की भैया जा बस દાખલા તો યાર તે કઉ ઉપર ઊંડા જાવ मांग हाँ अब लट्टू देखो जाओ। भाई आगे। प्राचीन काल है ना, हाँ हां सर यहीं पे था ना। हाँ सर प्राचीन हाँ प्राचीन काल। मानव सभ्यता के आरंभिक युग में मानव पर प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव था। लोग सूर्य, अग्नि, जल, वर्षा आदि को देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। अभी भी करते हैं कई लोग इन चीजों को, देवताओं का वास मानते हैं इन चीजों में, है ना। हां सर सूर्य की पूजा होती है। अभी भी कई लोग सुबह नहाने जाते हैं तो सूर्य को जल चढ़ाते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं। अभी होता है ना, कई लोग करते हैं सुबह सुबह। हाँ हां ऐसे सर ही अग्नि की पूजा भी होती है, क्योंकि जब हवन वगैरह करते हैं ना, तो अग्नि का आह्वान करते हैं हाँ। उसके अंदर। जल की पूजा होती है, और वर्षा के लिए इंद्र देवता की पूजा करते हैं। थेल्स व एनेक्सिमेंडर ने जलवायु का मानव पर प्रभाव का वर्णन किया। ये जो एनेक्सिमेंडर और थेल्स है ना, हाँ ये प्रथम मानचित्र निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। थेल्स और एनेक्सिमेंडर प्रथम मानचित्र निर्माता, इसको याद रखना। थेल्स और एनेक्सिमेंडर प्रथम मानचित्र निर्माता। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में यूरोप और एशिया के निवासियों की तुलना करते हुए बताया कि ठंडे प्रदेशों में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है। यूरोप के क्षेत्र, यूरोप के सभी क्षेत्र, अधिकांश क्षेत्र ठंडे प्रदेशों में सम्मिलित है। तो वहां के लोग कैसे होते हैं? बहादुर। यूरोप के लोग कैसे होते हैं? बा- बहादुर होते हैं, लेकिन वो लोग चिंतन में कमजोर होते हैं। किसके अनुसार? अरस्तु के अनुसार। और अरस्तु ने ये वर्णन किसमें किया? अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के अंतर्गत, पॉलिटिक्स के अंदर, है ना। मतलब इसमें इसने यूरोप और एशिया के लोगों की तुलना की है आपस में। यूरोप के लोग कैसे हैं और एशिया के लोग कैसे हैं। तो यूरोप के लोगों के बारे में बताया उसने कि जो यूरोप अर्थात ठंडे प्रदेशों के लोग हैं, वो बहादुर है, लेकिन चिंतन में कैसे हैं? कमजोर कमजोर है। सोचने समझने की शक्ति उनकी कमजोर है। किनके मुकाबले? एशिया के लोगों के मुकाबले, यानी गर्म प्रदेशों के लोगों के मुकाबले। अब एशिया के लोग हैं वो वीर है, लेकिन चिंतनशील है। वीर और चिंतनशील होते हैं यहाँ के लोग। किसके अनुसार है ये सब? अरस्तु के अनुसार। ठीक है ना। हाँ हेरोडोटस ने घुमक्कड़ जाति और स्थायी कृषक जातियों के जीवन पर वातावरण के प्रभाव का उल्लेख किया है। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जेस पीरियड्स ब्रह्मांड में उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित किया। पढ़ पढ़ भी फटे नेटवर्क की वजह से गए भी गए सारे सिस्टम में। हां सर या कौन से गंडी भाई? ट्राई देन सर मारो भी नहीं
यहाँ पर थे हम हेरोडोटस के पास में, है ना, हेरोडोटस वाले लाइन पे। हाँ हाँ। नमस्ते सर। नमस्ते कौन से भाई? नमस्ते सर। नमस्ते। दो बार नाम बता, कौन बोल रही है? रसीला से कहीं? हम्म। जरा ये नोट्स कौन तो करे? तो क्या तू तो कह दिए अरे नहीं नहीं, ये तो नाम तो बता। कायदे में पढ़ तू भी पढ़ ये जा बात, तू तो आपने पढ़ रहा है। देख ले काहे को। अरे रे मन मत जुटा, तू ही जे तू ही। और कौन सा है बता ना। साइलेंट साइलेंट। उनका दर्शन करा। सर भी आवाज आ रही है? मरवा अरे सर बात डिस्कनेक्ट ही दे भी अर्जी आवा था कि नहीं? पैर खाना कट गया जाता। नहीं नहीं आ जाओ तो ये मोबाइल चला दीजिए मगर आगे सर आगे। आगे नहीं स्क्रीन वापस। हाँ अब देखो चलो। हेरोडोटस ने घुमक्कड़ जाति और स्थायी कृषक जातियों के जीवन पर वातावरण के प्रभाव का उल्लेख किया है, और हिकेटियस ने अपनी पुस्तक ब्रह्मांड या जेस पीरियड्स में उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित किया। इसी कारण हिकेटियस को क्या कहा जाता है? भूगोल का जनक। जन हाँ, इसको याद रखना, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। केटीएस को। अब दूसरा काल है भूगोल का मध्यकाल, और इसका समय 8वीं सदी से कब तक था? 18वीं सदी तक। 18वीं सदी तक। 8वीं सदी में भूगोल अरब भूगोलविदों ने प्रादेशिक भूगोल को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया। इन्होंने अरब भूगोलविदों ने, है ना? हाँ 15वीं शताब्दी में यूरोपीय खोजकर्ताओं कोलंबस, वास्को डी गामा आदि ने नए देशों का पता लगाया। कोलंबस ये अमेरिका की खोज करने के लिए जाने जाते हैं। कोलंबस ने किसकी खोज की थी? अमेरिका की, है ना? और भारत में जो पहला विदेशी आया था उसका नाम क्या है? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। तो इन लोगों ने नए देशों का पता लगाया था, नए देशों की खोज की थी। इस काल में नए प्रदेशों की खोज और प्रादेशिक विश्लेषण पर विशेष जोर रहा। प्रदेशों का वर्णन ये मानकर किया गया कि सभी प्रदेश पृथ्वी के ही भाग है। 17वीं सदी में जर्मन विद्वान क्लोवेरियस ने
अपनी पुस्तक विश्व भूगोल में संसार के देशों का प्रादेशिक वर्णन किया। और वारेनियस ने भूगोल में नवीन सिद्धांतों का पहली बार समावेश किया। वो भूगोल को सामान्य और विशिष्ट भूगोल में विभाजित किया। इसे भूगोल में द्विभागीकरण कहते हैं। तीसरा बिंदु है इसमें आधुनिक काल। जाओ ना, पढ़ के जा रहे यार, मिस्टर मतलब जल बायन साइड पिटाई कर दूंगा मैं। आधुनिक काल में भूगोल को विकसित करने में 4 क्षेत्रीय विचारधाराओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनमें है जर्मन स्कूल ऑफ जियोग्राफी, ये जर्मन विचारधारा से संबंधित है ना। और दूसरी है फ्रेंच स्कूल ऑफ जियोग्राफी, इसमें फ्रांसीसी विद्वानों के विचार सम्मिलित है। और तीसरा है अमेरिकन स्कूल ऑफ जियोग्राफी, और चौथा ब्रिटिश स्कूल ऑफ जियोग्राफी। तो आधुनिक काल में इन चारों विचारधाराओं का विशेष योगदान या विशेष महत्व है ना। तो ये याद रखना, जर्मन, फ्रेंच, अमेरिकन और ब्रिटिश स्कूल जियोग्राफी, यानी जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन की जो भूगोलविद्ता है, इन सभी भूगोलविद्ताओं का आधुनिक काल में भूगोल को विकसित करने में विशेष योगदान है। ठीक है ना। अब इनमें कौन कौन से भूगोलविद्ता है इन देशों के, उनका वर्णन भी है नीचे इसमें। सबसे पहले जर्मन विचारधारा। जर्मन भूगोलविद्ताओं ने भूगोल का सर्वाधिक विकास किया और भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में विकसित किया। जर्मन विचारधारा में प्रकृति को मानव से अधिक शक्तिशाली माना गया है। जर्मन विचारधारा में प्रकृति को किससे अधिक शक्तिशाली माना गया है? मानव से अधिक। मानव से। और इस विचारधारा को क्या नाम दिया इन लोगों ने? नियतिवादी। क्या कहा? नियतिवादी। और इस विचारधारा का समर्थन करने वाले प्रमुख जर्मन भूगोलवेत्ता थे हम्बोल्ट, रिटर, फ्रॉबेल और रेटजेल। ये प्रमुख भूगोलवेत्ता थे यहाँ के जर्मनी के। हम्बोल्ट, रिटर, फ्रॉबेल और रेटजेल। और इनमें भी सबसे मुख्य थे रेटजेल। इन लोगों ने कौन सी विचारधारा का प्रतिपादन किया था? नियतिवादी। और नियतिवादी का मतलब क्या होता है? ऐसी विचारधारा जिसमें प्रकृति को मानव से ज्यादा शक्तिशाली माना गया हो। वो विचारधारा कौन सी विचारधारा कहलाती है? नियतिवादी। हाँ। और दूसरा है इसमें फ्रांसीसी विचारधारा। इन्होंने संभववाद का प्रतिपादन किया था। जर्मनी के बाद मानव भूगोल का सर्वाधिक विकास फ्रांस में हुआ। प्रमुख फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं में विडाल डी ला ब्लांस, ब्रून्स और फेबे, ये मुख्य फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है ना। फ्रांसीसी विचारधारा में मानव को प्रकृति से अधिक शक्तिशाली माना गया है। इसमें क्या माना गया है? मानव को किससे शक्तिशाली माना गया है? प्रकृति से। और जबकि जर्मनी के जो भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने प्रकृति को मानव से ज्यादा शक्तिशाली माना था। तो दोनों एकदम उल्टे हैं। जर्मनी और फ्रांस की जो विचारधाराएं हैं यहाँ के भूगोलवेत्ताओं की, वो एक दूसरे के विपरीत है। जर्मनी के तो मानव से ज्यादा शक्तिशाली किसको माना? प्रकृति को। जबकि फ्रांसीसी वाले मानव को प्रकृति से ज्यादा शक्तिशाली मान रहे हैं। और फ्रांसीसियों की इस विचारधारा को किस नाम से जाना जाता है? संभववाद विचारधारा के नाम से। संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था फेब्रे ने। और
विडाल डिला ब्लांस को इस विचारधारा का क्या माना जाता है? जनक। जनक। तीसरा है अमेरिकी और ब्रिटिश विचारधारा। इस विचारधारा के प्रमुख भूगोलविदा सैम्पल हंटिंगटन, ईसा बोमेन, कार्ल सॉवर, ग्रिफिथ टेलर, हर्बर्टसन मैकिंडर आदि लोग थे। ग्रिफिथ टेलर ने अपनी पुस्तक 20वीं शताब्दी में भूगोल में नवनिश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादन किया। ये देखो यहाँ पर ग्रिफिथ टेलर ने अपनी पुस्तक 20वीं शताब्दी में भूगोल में नवनिश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादन किया। ये तीसरी विचारधारा है भूगोल की, नवनिश्चयवाद। एक तो नियतिवादी हो गई, दूसरी संभववादी हो गई और तीसरी नवनिश्चयवाद हो गई। अब ये जो नवनिश्चयवाद विचारधारा है, इसके प्रतिपादक कौन थे? ग्रिफिथ टेलर। और इस विचारधारा को रुको और जाओ विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। और इस विचारधारा के अंतर्गत जो प्रकृति और मानव है, यानी फ्रांस और जर्मनी के जो भूगोलविद थे, उन्होंने जिस तरह से प्रकृति और मानव को एक दूसरे से ज्यादा शक्तिशाली समझा था, वैसा इसमें नहीं है। इसमें दोनों को बराबर माना है, यानी प्रकृति और मनुष्य का आपसी मेलजोल, सामंजस्य, इस चीज पर इसने बल दिया। मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य पर बल दिया गया इस विचारधारा के अंतर्गत। कौन सी विचारधारा में? नवनिश्चयवाद विचारधारा में, या रुको और जाओ विचारधारा में। ठीक है ना? 1930 के दशक में मानव भूगोल की अनेक उपशाखाओं का विकास हुआ, जिसमें प्रमुख है सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और सामाजिक भूगोल। 1950 के दशक में भूगोल में दार्शनिक विचारधाराओं का प्रभुत्व हुआ, जिसमें प्रमुख है मात्रात्मक क्रांति, मानव कल्याण प्रक्रिया, मानवतावादी विचारधारा, क्रांतिकारी या रेडिकल विचारधारा, और व्यवहारवादी या आचारपरक विचारधारा। एक आवाज वगैरह सही है जी, एकदम साफ? हाँ सर। मात्रात्मक क्रांति। भूगोल में सांख्यिकी व गणितीय तकनीकी के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुए परिवर्तन को मात्रात्मक क्रांति कहते हैं। भूगोल में मात्रात्मक क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग बर्टन ने 1963 में किया। मात्रात्मक क्रांति का विकास भूगोल में सिद्धांतों एवं प्रदेशों के विकास के लिए किया गया था, जिससे इस विषय को वैज्ञानिक विषय बनाया जा सके। मात्रात्मक क्रांति का दार्शनिक आधार प्रत्यक्षवाद था। क्रांतिकारी या उग्र सुधारवादी विचारधारा, इसको अंग्रेजी में रेडिकल विचारधारा बोलते हैं। रेडिकल है ना? भूगोल में क्रांतिकारी विचारधारा का विकास 1970 में मात्रात्मक क्रांति के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। उग्र सुधारवादियों ने गुणात्मक शोध द्वारा मानव व पर्यावरण के संबंधों को स्थापित करने का प्रयास किया। ये विचारधारा मार्क्सवादी सिद्धांत से प्रभावित है, जो निर्धनता जैसी सामाजिक समस्याओं का तत्काल निराकरण चाहते हैं। रेडिकल विचारधारा के विकास में डेविड हार्वे, आर पीट व एंटीपोड पत्रिका का विशेष योगदान रहा। व्यवहारवादी या आचरण परक है, यहाँ पर है ना, इसको आचार परक नहीं है, आचरण परक विचारधारा है। व्यवहार या आचरण, ठीक है ना? हाँ सर। हाँ, इसको थोड़ा यहाँ पे सही
समझना, आचार परक नहीं, व्यवहार या आचरण, व्यवहारवादी या आचरण परक विचारधारा। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के निर्णय मानसिक मानचित्र पर आधारित होते हैं, यानी मस्तिष्क के अनुसार जो मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं होती है उनके बारे में बताया गया है इसके अंदर। मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का निर्णय किसके आधार पर होता है? मानसिक आधार पर, मानसिक मानचित्र पर, यानी मनुष्य के मस्तिष्क में जो चित्र अंकित होते हैं उनके आधार पर मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का निर्णय किया जाता है, निर्णय होता है। मानसिक मानचित्र अर्थात मेंटल मैप्स के आधार पर, अवधारणा के आधार पर 1966 में पीटर गॉल्ड द्वारा प्रस्तुत की गई। मानसिक मानचित्र यह अवधारणा 1966 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? पीटर गोल्ड। गॉल्ड के द्वारा। इस विचारधारा के अनुसार एक भूगोलवेत्ता पर्यावरण की मानसिक इमेज बनाता है जिसके आधार पर निर्णय किया जाता है और अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संबंधों का प्रयोग करता है। मानवतावादी विचारधारा। मानवतावादी विचारधारा का विकास तुआन व कर्क द्वारा 1970 में किया गया। इस विचारधारा का संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण से है। तो ये पहला पार्ट इसमें कंप्लीट हो गया है ना। अब बाकी लिंक कल भेजूंगा मैं 11 बजे के बाद में, ग्रुप में सूचित कर दूंगा, तब ज्वाइन कर लेना उसको, है ना। यानी ग्रुप को चेक सुबह करके सर? आप करो हैं। सुबह? नहीं, सुबह तो टाइम नहीं मिलेगा मेरे को, 11 बजे के बाद में करूंगा मैसेज में, तब देख लेना मैसेज। ओके सर। ठीक है सर। ठीक है ना।